सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपनी माशी तरक्की के दावे करते नहीं थक रही है, लेकिन मुल्क में बढ़ती महंगाई है कि रुकने का नाम नहीं ले रही है। रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया लोगों की पहुंच से आहिस्ता आहिस्ता दूर होती जा रही हैं। डॉलर इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। नोटिस लेने के बावजूद आटा चीनी के रेट कम होने के बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। बम्पर फसल के बावजूद गंदुम के महंगे सौदे किए जा रहे हैं। नून लीग के दौर में किए गए एलएनजी के सौदों के केसेस नैब में चल रहे हैं और हुकूमत खुद इससे कई गुना ज्यादा महंगी एलएनजी खरीद रही है। लेकिन मुल्क में जो कुछ अच्छा हो रहा है वो हुकूमत उसका क्रेडिट लेती है, और जो कुछ गलत हो रहा है, बुरा हो रहा है, वो साबका हुकूमतें, अपोजिशन और इलेक्शन कमीशन पर डाल दिया जाता है। सदर मुमलिकत हो या वजीर आजम हो, हर किसी को अवाम की मुश्किल का हल महंगाई पर काबू पाने में नहीं बल्कि इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में नजर आ रहा है। और इसके खिलाफ जो आ रहा है, जो सामने आ रहा है, उसे आग लगाने की धमकियां वफाकी वुज़रा की जानिब से दी जा रही हैं। पैसे लेने के इल्जाम लगाए जा रहे हैं। ऑपोजिशन का हेडक्वार्टर बनने का इल्जाम तक इलेक्शन कमीशन पर लगा दिया गया। हुकूमत की जानिब से लगाए जाने वाले इल्जाम पर आज इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वजीर बराए इत्तलात फवाद चौधरी और वजीर रेलवे आजम सवाती को नोटिस देने का फैसला कर लिया है। इलेक्शन कमीशन के एलामिये के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास में यह फैसला किया गया है कि दोनों वुज़रा को नोटिस जारी किए जाएंगे। जो बयानात उन्होंने दिए हैं उससे मुतालिक उनसे सबूत तलब किया जाएगा ताकि मजीद कार्रवाई आगे बढ़ाई जा सके। हुकूमत की अपने खिलाफ तनकीद करने वालों से तकरार और इख्तलाफ अब कोई नई बात नहीं है, और इन सब मामलात के बावजूद हुकूमत अब भी पुरुमीद है कि आइंदा इंतखाबात में कामयाबी हासिल कर लेगी। लेकिन मुल्क भर में हालिया हुए कंटोनमेंट बोर्ड के बल्दियाती इंतखाबात के आदाद शुमार अगर देखें तो ये कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान पंजाब में तहरीक इंसाफ की शिकस्त पर परेशान है। पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात के लिए वो कल लाहौर भी जा रहे हैं। आज भी एक इजलास उनकी ज़ेर सदारत हुआ जिसमें उन्होंने शिकस्त के असबाब पूछे, लेकिन वज़ीर आज़म को पार्टी रहनुमाओं के बजाय शायद अवाम में जाने की ज़रूरत है। ये पता लगाने की ज़रूरत है कि आखिर उनकी पार्टी को ये हार हुई क्यों है, जबकि कुछ दिन पहले ही वो उस्मान बुज़दार की तारीफ़ें कर रहे थे और लोगों को बता रहे थे कि उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं कि लोगों को पता ही नहीं है। क्या ये हार महंगाई की वजह से हुई है या फिर अवाम ने तहरीक इंसाफ को किसी और वजह से मुस्तरद किया है? क्या हलकों में तरक्याती काम नहीं करवाएगा इन 3 सालों में? क्या अवाम में तहरीक इंसाफ की मकबूलियत कम हुई है? इसकी क्या वजह है? कंटोनमेंट इंतखाबात के नताइज पर भी और इलेक्शन कमीशन में इस वक्त किस तरह से हुकूमत और इदारा आमने सामने है, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। मेहमानों का आपसे तारुफ कराते हैं। फिरदौस शमीम नकवी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, शाला रज़ा साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और मोहम्मद अफजल खान साहब साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का हमारे साथ मौजूद हैं। तो फिरदौस शमीम साहब, ये अगर यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी मकबूल जमात कराची में थी, लेफ्टिनेंट कंटोनमेंट से जो खुद सदर मुमलिकत और गवर्नर सिंध का हल्का है वहाँ से आप लोग को शिकस्त हुई है, सिर्फ 2 नशिस्तें आपने जीती हैं। ओवरऑल सिंध की बात करें तो पीपल्स पार्टी आपके बराबर है, तो यहाँ वो नतीजा नहीं आया जो आम इंतखाबात में सामने आया था? आहिस्ता आहिस्ता मकबूलियत आपकी कम हो रही है? देखिए, अगर आपको एनालाइज करना है तो फैसल कंटोनमेंट में एक इलाके में जो गुलिस्तान जौहर का है उसमें 8 वार्ड थे। 8 वार्ड में से 6 वार्ड हम जीते। अब इससे ज्यादा क्या रिजल्ट हो? मलीर में जहां PS 88 का इलेक्शन हमें कहा गया कि हम हारे बुरी तरीके से, वहां भी जो 10 वार्ड में से जो अर्बन 8 वार्ड थे उसमें से हम 6 जीते, रूरल 2 हारे। ठीक है जी। अब जो क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड का ताल्लुक है, पिछले साल की शदीद बारिशों उसके अंदर जो डिफेंस का हाल हुआ वो, उसके बाद जो वहाँ लोगों ने प्रोटेस्ट किया और उस पर FIR कटी, और वो FIR जिन्होंने काटी थी उनका नाम आपको पता है, वो एस्टेब्लिशमेंट के लोग थे, वो कैंटोनमेंट बोर्ड थे। उस FIR को हमारी कोशिशों के बावजूद उस वक्त वापस नहीं हो सकी। और आखिरी चीज जो है कि जो डिसैलिनेशन प्लान का वादा किया गया था वो डिसैलिनेशन प्लान डिलीवर नहीं हुआ। ये कराची का सबसे पढ़ा लिखा इलाका है। इन वजूहात से उसने रिएक्ट किए। बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ हमारा बेसिक वोट इन प्लेस है, और हम इंशाल्लाह आप देखेंगे इसको दोबारा रिगेन करेंगे।
और लोगों के जो मसाइल, जैसे जैसे हम K4 पे काम करेंगे, कराची के मंसूबों पे जो काम चल रहा है, तो मैं समझता हूँ ओवरऑल अगर आप रिजल्ट देखें और मैं मुआवजा करना चाहूँ, 2015 में कैंटोनमेंट बोर्ड में से हमें 4 सीटें मिली थी, अब जो हमें 14 मिली है, वो आजाद भी हमारे साथ शामिल हो रहे, 16 हो गई। फिरदौस तो साहब, इस वक्त आप ये हुकूमत चीजें जो में, है, ज़ाहिर है उस वक्त आप अपोजिशन में थे, इस वक्त आप हुकूमत में, और कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस का भी ट्रेंड ये होता है कि हुकूमती जमाती ये जीता करती है। देखिए आप ये नहीं कह सकते, हम सिंध में अपोजिशन में बैठे, सिंध को बेयर ना किया जाए। तो और ये पंजाब में लोकल आप इशू, हुकूमत में, लेकिन वहाँ लाहौर में आप क्लीन स्वीप हो गए, वहाँ तो नून लीग ने बुरी तरह शिकस्त दी है। फिर फिरदौस, मैं वापस आपकी तरफ आता हूँ, जरा शैला साहिबा से भी इस पर कमेंट ले लूँ, फिर अफजल खान साहब की तरफ जाना है, चूँकि इलेक्शन कमीशन ने आज 2 वुज़रा को नोटिस जारी करने का फैसला कर लिया। अब शैला साहिबा, ये कंटोनमेंट पर आप भी ज़रा अपनी राय का इजहार कर दें, फिर अफजल खान साहब की तरफ मैं जाता हूँ। ये पीपल्स पार्टी क्यों वाज़ेह अक्सरियत से नहीं जीत सकी सिंध में? अच्छा, ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। और ये कैंटोनमेंट के इलेक्शंस थे, और इसमें मैं ये समझती हूँ कि अगर आप अच्छे कैंडिडेट्स लेकर आए तो ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट होता है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मुझे बताए गए हैं, क्योंकि मैंने तो इसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लिया, मुझे कोई नोटिस भी नहीं आया कि मैं किसी जगह जाके देखती, जैसे PTI के लोग दिख रहे थे, काफ़ी लोगों को आए। तो पीपल्स पार्टी ने पहले से ज़्यादा नशस्तें भी ली हैं और वोट भी बहुत बड़ी तादाद में लिए। सही कैंडिडेट पुट करते तो यकीनन एक बेहतर रिज़ल्ट आता, और यकीनन के कोई खामी रही होगी। और मैं इसको इस तरह नहीं देख रही हूँ। मैं समझती हूँ कि लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन जो हैं वो पार्टीज़ से ज़्यादा पर्सनालिटी पे डिपेंड करते हैं, और यकीनन कोई खामी रही होगी जिसकी वजह से ये रहा। और बाकी ये है कि जो पीपल्स पार्टी के वोट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, इसका मतलब है कहीं कैंडिडेट ही का मैटर है। लेकिन क्लिफ्टन कैंटोनमेंट में जो है वो पहले शायद 1 थी, अब इससे ज़्यादा। मेरे पास पूरी एक पढ़ी भी है कि मैं उसको पढ़ के सुनाऊं, लेकिन उससे ज़्यादा बेहतर आपके पास होगी। और बाकी जहाँ तक महंगाई की बात है, हम आपसे जिस वक्त ये प्रोग्राम कर रहे हैं, इस वक्त हेडलाइंस की शक्ल में ये चीज़ें सामने आ चुकी हैं कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी कीमतें दोबारा बढ़ रही हैं। अभी पिछले दिनों जो है पेट्रोल की कीमत 1.5 रुपये कम हुई थी, तो उस पर 2.5 रुपये लेवीज कर दी थी। फिर डीज़ल की 2.5 रुपये कम हुई थी तो 5.5 लेवीज कर दी थी। अब फिर उनकी कीमत 1-1 रुपया, जो 1-1 रुपया कम हुआ था वही दोबारा बढ़ रहा है। तो इसके साथ साथ जब आज मैंने ख़बर देखी तो हाईएस्ट डॉलर चला गया हाईएस्ट सतह पे जो है डॉलर था। और फिर उसमें आप ये देखें कि बम्पर क्रॉप्स, मतलब टॉप 10 प्रोड्यूसर वीट और शुगर केन के होने के बावजूद, और ये दावा करने के बावजूद कि बम्पर क्रॉप हुई है, जब हम ये चीज़ें ख़रीद रहे हैं 10 लाख टन गंदम और ये सब, तो ये हम अदायगी तो डॉलर में कर रहे हैं ना एक साथ। वो भी नहीं कि आज ही आज सारी मैं ख़रीद लूँगा। तलाल चौधरी साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद हैं। तलाल साहब, अब ये जो इस वक्त आया है बल्दियाती इंतखाबात का, कंटोनमेंट इंतखाबात का, इसको आप लोग कैसे ले रहे हैं? क्योंकि आप लोग जश्न मना रहे हैं कि आपने शिकस्त दे दी है पंजाब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। फैक्ट्स के हिसाब से सही भी है, लेकिन पूरे मुल्क में अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही चारों सूबों से जीतकर सबसे बड़ी जमात के तौर पर सामने आई है। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि ये बल्दियाती इलेक्शन और कंटोनमेंट इलेक्शन 70 साल से हमेशा जो हुकूमत होती है वो जीतती है। 70 साल में पहली शिकस्त जो है वो भी इमरान खान के हिस्से में आई है। इतनी गैर मकबूल हुकूमत, आपके बल्दियात का इलेक्शन, और वो भी एक बड़ा छोटा सा सैंपल जिससे कंटोनमेंट का चंद लाख वोट वो हारी। हमारे लिए अहम है पंजाब, क्योंकि हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड है। हमने बेशक सिंध से भी सीटें ली हैं, कराची से ली हैं या KP से ली हैं, मगर अगर आप देखें, हुजम देखें, तो पंजाब में कौमी असेंबली के 141 मेंबर्स बनते हैं आउट ऑफ 272, मोर देन 50% इधर है। और वो हमने तकरीबन पंजाब, जहाँ के तकरीबन 55-60% वोट हैं, वो स्वीप किया है। तो अगर आप इसका कंपैरिजन कोई करे जी कि मैंने बलूचिस्तान से सीट ले ली थी, तो इसका कंपैरिजन नहीं बनता। इसका कंपैरिजन KP से नहीं बनता। इसका कंपैरिजन इससे नहीं कि मैं पाकिस्तान में मैंने सीटें ली, नहीं। स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है, जहाँ पर इमरान खान खुद इलेक्शन लड़े,
वाल्टन कैंट, लाहौर कैंट, वहां से हमने क्लीन स्वीप किया। सही। पिंडी जहां से हमें 2018 में वोट नहीं मिला था, वहां से हमने क्लीन स्वीप किया, जो कि इनका स्ट्रांग होल्ड था। तो अब ये बिल्कुल क्लियर है पिक्चर कि आने वाला कोई भी इलेक्शन पंजाब में नून लीग उसे क्लीन स्वीप करेगी। ठीक है, चलें तला साहब, आप तो ऑप्टिमिस्टिक हैं, लेकिन अब ये आज इलेक्शन कमीशन ने 2 वफाकी वुज़रा को नोटिस भेजने का फैसला किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी फवाद चौधरी साहब ने, आज़म स्वाति साहब ने तो कायमा कमेटी के इजलास में बड़े इल्ज़ामात लगाए थे इलेक्शन कमीशन पर। अब क्या लग रहा है आपको, ये इदारों का टकराव होने जा रहा है? हुकूमत और इदारा इस वक्त ये आमने सामने आ चुके हैं, हुकूमत किसी भी हाल में EVM को नाफिज करना चाहती है, अपोजिशन और इलेक्शन कमीशन इसके हक में नहीं है। इन नोटिस से कुछ फ़र्क पड़ेगा? हुकूमत स्टेप बैक करेगी? सबसे पहली बात यह है कि जब आप हर अदारे को आग लगाएं, जहन्नम में फेंकेंगे, जो भी आपके सामने आएगा तो फिर नोटिस होना चाहिए। हमने तो ना की करते हुए भी नकरदा गुनाह में तौहीन अदालत भुगती है। तो ये तौहीन करने वाले कौन है? हम भी चाहते हैं कि वही कानून इन पे नाफिज हो, बल्कि चले हम पे तो साकिब निसार ने किया था, लेकिन ये अदारों को, और बिल्कुल ठीक किया नोटिस, इनको वजाहत देनी चाहिए और वजाहत दें। और उसके बाद, क्योंकि ये इलेक्शन अपनी मर्जी का, इलेक्शन कमीशन अपनी मर्जी की, EVM अपने मर्जी, सब कुछ चाहते हैं कि हम ही करें, क्योंकि ये सिलेक्शन से आए हुए लोग हैं, ये सिलेक्टेड लोग हैं, ये इलेक्शन से आए ही नहीं है। तो इलेक्शन से ये खौफजदा है, कभी धुंध में थैले उठाते हैं, कभी EVM पर जोर देते हैं, कभी इलेक्शन कमीशन पे हमला करते हैं, कभी उन्हें गाली देते हैं, कभी इस्तीफा मांगते हैं, कभी जहन्नम में फेंकते हैं। तो कार्रवाई तो होनी चाहिए। सही। तो अब तलाल साहब साथ रहिएगा ज़रा। अफजल खान साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन मौजूद है, मैं इनसे जानूं कि ये सिर्फ नोटिस देकर इलेक्शन कमीशन ने खदिए या इससे भी मजीद कोई सख्त कार्रवाई हो सकती थी, चूँकि इल्ज़ामात बहुत संगीन थे। तो अब सबूत भी तलब किए गए अफजल खान साहब आज़म स्वाति साहब से। अगर वो सबूत नहीं ला पाते कि किसने इलेक्शन कमीशन में पैसे पकड़े, किससे पकड़े और कितने पकड़े, तो फिर इलेक्शन कमीशन मजीद क्या कार्रवाई कर सकता है उनके खिलाफ? बात यह है कि ये तो इलेक्शन कमीशन पहली दफ़ा ऐसे कर रही है कि उसने पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि उसने गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स को नोटिस किया है। बात यह है कि देखा ये जाएगा कि उनके पास कौन सी वैलिड ऐसे ग्राउंड थी कि उस पे इन्होंने, देखें कानून में बहुत सी चीज़ें लिखी हैं, 62, 63 में लिखा है कि वो बंदा बड़ा पाकबाज हो, उसकी बड़ी अच्छी शोहरत हो, ये तमाम आईनी चीज़ें हैं। लेकिन पिक एंड चूज वाला मसला नहीं चलेगा कि जी आपके फेवर में कोई चीज़ चाहती है तो वो आपका राइट है, और आपकी फ़राइज़ में कोई चीज़ें आती हैं तो उससे आप पहलू तय करें। याद रखें कि आपने देखा कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के बोर्डों के ऊपर लोगों के कपड़े लटके हुए थे, और ये किस चीज़ का मैसेज दे रहे थे? लोग जब अदालत से मायूस होते हैं तो उसका एहतिजाज उन्होंने करना ही करना है। आप बेशक उसको लटका दें, लेकिन असली बात ये देखेंगे क्या आपने अदल किया, आपने इंसाफ किया, आपने अपना किरदार अदा किया। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये EVM आज की इजाद नहीं है, ये 10 साल पहले, ये एक्चुअली ये फराइज जो अभी गवर्नमेंट कर रही है ये हमने किए थे, इलेक्शन कमीशन ने, और हमने तमाम पार्टी को बुलाया था, और ये मशीनें बन चुकी थी, आज नहीं बनी, पहिया पहले से इजाद हो चुका है। अफजल साहब, ये किस दौर की बात आप कर रहे हैं? पीपल्स पार्टी के दौर की? मेरी बात सुनिए जी जी, मेरी बात सुनिए। आपसे शोरा इमाम कमेटी थी, उसमें सेनेटर भी थे, MNA भी थे, और उसके दर्जनों मीटिंग्स हुई। इसका तमाम अहवाल वहाँ पे असेंबली में मौजूद है, और इन तमाम सियासी जमातों ने जिन चीज़ों को अप्रूव किया था ये वो चीज़ें हैं। आज दोबारा फिर A से बात शुरू हो रही है, जो बात Z को पहुँच गई थी, XYZ पे आपने फिर A को पहुँचा दी है। बात यह है कि इलेक्शन में हमारे यहाँ खराबियाँ हैं। कहाँ पे खराबियाँ हैं? जब हमारा प्रिजाइडिंग अफसर रिजल्ट तब्दील कर देता है, या रिटर्निंग अफसर जब तब्दील कर देता है, तो उसके बाद आप 5 साल नहीं 15 साल अदालतों के चक्कर काटें, दूसरा आदमी अपना पूरा टेन्योर जो है वो स्टेज पर भी पूरा कर देता है। तो बात यह है कि हमें ऐसी चीज टेक्नोलॉजी चाहिए, और ये टेक्नोलॉजी मैंने नहीं कहा था, मेरे अलावा सुप्रीम कोर्ट ने 4-5 दफा कहा था। वो जब जस्टिस नासिर मुल्क ने 41 इलेक्शन। अफजल साहब, ज़ाहिर है इस टेक्नोलॉजी से मुतालिक अब जो भी एतराज़ात हैं, ये एतराज़ात दूर करना तो हुकूमत या वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी का काम है ना, लेकिन आप ये मुझे बता दीजिए कि वो कार्रवाई क्या कर सकता है इलेक्शन कमीशन? ये सिर्फ नोटिस दे दिया, नोटिस का जवाब आ जाएगा एक फॉर्मल, ये काम खत्म हो जाएगा, इस पर मिट्टी डल जाएगी? इल्जामात बहुत संगीन थे। बिल्कुल मट्टी गिर जाएगी। देयर इज नो सच प्रेसिडेंस इन द हिस्ट्री ऑफ इलेक्शन कमीशन। बात यह है कि अब लेकिन ये चीज अगर जाती है और ये दोनों फिर उसके बाद कोर्ट में जाते हैं, ठीक है, चलें, यानी आप कह रहे हैं कि इसके बाद ये अदालती मामला हो जाएगा। अफजल साहब, मैं वापस आपकी तरफ आता हूँ जरा शैला साहब, तो फिर ये इसका मतलब कि ये नोटिस होगा,
आजम स्वाति या गवर्नमेंट इसके खिलाफ अदालत में चली जाएगी और ये इल्ज़ामात भी थोड़े दिन बाद हम भूल जाएंगे, ईवीएम वाला मामला ये इसी तरह से चलता रहेगा, फिर आगे क्या होगा? इस मामले का कोई मंतकी हल नज़र नहीं आ रहा है। अच्छा देखिए, बात यह है कि हुकूमत जो है वो उसकी एक आदत है, वो इल्ज़ाम देती है और अपने आप जो काम करती है सामने वाले को अगर नहीं माना जाए तो वो फ़ौरन जाहिल और बाइस्ड करार दे देते हैं। कोई नई बात नहीं है, अब तक ऑपोजिशन के साथ ये हो रहा था। आपने कहा कि आज़म स्वाति ने और इन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं, सबूत कहाँ से लाएंगे? सबूत आज तक ऑपोजिशन के भी ऊपर आसिफ साहब पर किसी पर नहीं आ सके। कुछ बरामद कहीं से नहीं हुआ, लेकिन ठीक है, खुश हैं। असल बात जो है वो ये है कि एतराज़ात करना तो हक़ है, आपको खुश होना चाहिए कि आपके सामने अगर कोई चीज़ आप लेकर आए हैं तो उस पर आपको जितने ऑब्जेक्शंस हैं उनको दूर करने का मौका मिल रहा है। अभी जो है ये कहा गया आज़म अफजल साहब ने बिल्कुल जरदारी साहब के ज़माने में एक टीम बाकायदा भारत गई थी और फिर वहाँ पे जाकर वो सारे सब कर आई थी मालूमात। तो फिर केरला के इलेक्शंस का ज़िक्र हुआ था कि केरला में किस तरह से 1982 में इस मशीन के ज़रिए कराए गए। फिर जीतने वाला जो था वो जब अदालत में गए तो वो हारा और ज़मानत ज़ब्त हुई। फिर उन्होंने 22 से 25 साल करके इसको बेहतर किया और अब वो वहाँ पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पे किसी को इतराज़ नहीं है। असल बात यह है कि जो मैंने 37 एतराज़ात पढ़े उसमें तो ये भी कहा गया है कि एक पायलट किया गया इसके साथ, तो मौसम का असर भी इस पर आया और बहुत से इलाकों में 2 बजे के बाद ये बंद हो गई। फिर वो ये कहते हैं कि रिगिंग नहीं रोक सकती, टेम्परिंग की जा सकती है। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में भी उन्होंने कुछ ना कुछ बताया। अब वो जो भी कह रहे हैं, आपका काम है एक पोलाइट वे में हम्बल होके हर एक को मुतमईन करना। आप हमें नहीं, हमें तो आपने जाहिल कर दिया, इलेक्शन कमीशन को बाइस्ड कह दिया, धमकी दे दी आग लगाने की। पिलडाट को और उनको जो थर्ड पार्टी हैं उनको आप किधर रखेंगे? तो मैं नहीं समझती कि हुकूमत के वज़रा को ये ज़बान बोलनी चाहिए थी और ये बहुत अफसोस का मुकाम है कि हम अपने हर इदारे को, असल में थोड़ा डस्का इलेक्शन के बाद से इनको कुछ रिजर्वेशंस आ रही थी इलेक्शन कमीशन से। बात वही है कि हमें उसके बाद तो आगे बढ़ना है, हर अच्छी चीज़ को एक्सेप्ट करना है। लेकिन अगर अपनी, तो क्या हुआ, मैं यही कह रही हूँ कि इलेक्शन में हार जीत होती है। मैंने बड़े आराम से आपसे कह दिया कि बिल्कुल ज़्यादा वोट मिले पीपल्स पार्टी को, लेकिन कैंडिडेट का मसला था। मैं समझती हूँ कि ऐसा था। हो सकता है मैं गलत हूँ, विद द पार्टी मुझे कहा जाए कि ऐसा नहीं था, लेकिन मैं समझती हूँ। तो अपनी भी बातों को तस्लीम करना चाहिए। और जैसे कि कहा जा रहा है कि निकम्मों के मज़े हो गए कोरोना में कि उन्हें 33% दे के FSC और FA में पास किया जा रहा है, तो निकम्मे हर चीज़ का इलाज महंगाई का, बेरोज़गारी का कोरोना पे नहीं डाल सकते। आप अपने ज़रा मसाइल देखें कि किस तरह से कर रहे हैं। कैसे गंदम आप क्रॉप होने के, बम्पर क्रॉप के दावे के साथ 10 टन मंगवा रहे हैं, फिर उसको डॉलर में अदा कर रहे हैं। कैसे चीनी बम्पर क्रॉप के बाद आप 38 रुपये महंगी ख़रीद रहे हैं। कैसे LNG आप महंगे तरीन सौदे कर रहे हैं। आपकी क्या ज़िम्मेदारी है? तो मैं सिर्फ यही कहूँगी कि सबसे आसान बात होती है कि आप अपनी ज़बान का इस्तेमाल कर लें किसी के भी ख़िलाफ़ किसी तरह, जो कि हुकूमत कर रही है। सही। और कहीं अगर अपनी कोई खामी है, कमी है, गलती है, तो उसको तस्लीम करना ज़ाहिर है बड़ेपन का मुजाहरा होता है। अब फिरदौस साहब, ये क्या वज़रा को इस तरह के इल्ज़ामात लगाने चाहिए थे? सामने वाला अगर खामी नहीं भी है और सामने वाला नहीं समझ रहा, तो आपको हम्बल होना है। सही। तो फिरदौस साहब समझ रहे हैं आप शैला साहिबा का पॉइंट कि अगर आप लोग हम्बल होकर इन एतराज़ात को दूर करते तो ये EVM वाला मसला भी हल हो सकता था। फिर ये नौबत यहाँ तक भी नहीं जाती कि जिस तरह के संगीन इल्ज़ामात लगाए गए। अब कहाँ इसके सबूत? आज़म स्वाति साहब साबित कर सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन के किस मेंबर ने या चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने किस से पैसे लिए? देखिए, एक चीज है, वो अंग्रेजी का एक मुहावरा है, दैट यू मस्ट लर्न टू कॉल स्पेड ए स्पेड। अगर आपने हर चीज जो है शुतुरमुर्ग की तरह अपना सर मिट्टी में डाल के कहना है ऑल इज वेल, तो करते रहे। जेंटलमैन, आई एम टेलिंग यू, ऑल इज नॉट वेल। थिंग्स आर नॉट गोइंग ट्रांसपेरेंटली। इससे कि मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, चेक करा लीजिएगा।
मलीर के इलेक्शन में हमने एक टेस्ट किया, वहां 15,000 वोट थे, उसको हमने स्क्रूटनाइज किया, यही कैंटोनमेंट बोर्ड 11,000 वोट निकलवाए हैं उस जगह से, 11,840 वोट। वो कैसे ट्रांसफर हुए? ये ऑन रिकॉर्ड है। PS 88 के इलेक्शन होते हुए 15,000 वोट थे उस इलाके में। अब जो वार्ड का इलेक्शन हुआ है तो वो घट के सिर्फ 4,800 वोट पे हुआ। कौन जिम्मेदार है इस वोट की ब्लेंडरिंग का? हाउ डिड दैट हैपन? इलेक्शन की जो मशीन थी उसको ऊपर जब उनसे सवाल पूछा कि आपने कितना दे इसको देख के ये कमेंट दिया, उन्होंने कहा ये हमने इसको देख के नहीं किया, ये हमारे जनरल कमेंट से विदाउट द मशीन। पूरा मुल्क में एक सीरियस डिबेट चल रही है एंड दे हैव डन दिस। ये इसकी कोई तुकबंदी है, कोई कॉमन सेंस है? आप इस इदारे की बात करते हैं, मैं आपको और मवाद देता हूँ। एक और फिरदौस साहब, ये सीरियस डिबेट वन साइडेड चल रही है ना, हुकूमत सिर्फ अपनी बात कर रही है, इलेक्शन कमीशन एतराजात उठा रहा है, हुकूमत उनके एतराजात को दूर नहीं कर रही। Gentlemen, please. The machine has been placed in the assembly. Everyone has been asked to go check it. हर असेंबली में पहुंचाई जा रही है, स्टैंडिंग कमेटी में डिस्कस हो रही है। उसके ऊपर जो जेन्युइन ऑब्जेक्शंस हैं उसको इलेक्शन कमीशन को कहना चाहिए कि यस वी बिलीव कि ये इनिशिएटिव ऐसे ही होना चाहिए, इसकी हम सरपरस्ती करके इसमें से ये फॉल्ट निकाल देंगे, या हमें कोई ऑल्टरनेट सिस्टम दे जिससे फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो। ये क्या है कंडेम किए जा रहे हैं? जो उनकी जिम्मेदारी है उसको वो किसी और पे कर रहे हैं, ये कौन सा तो क्या? अभी मैं आपको एक और इदारे के लिए कह देता हूँ, शाला बड़ी खुश हूँ इस बात से मेरी, जो मैं कहने जा रहा हूँ। नैब में जब JIT बनती है और उसमें कहा जा रहा है कि फेक अकाउंट्स है, तो जब आप उस JIT को पढ़ते हैं तो लगता है क्लोज एंड शट केस है। तो उज़ैर बलोच की JIT पढ़े तो आपको लगता है ये आदमी बचेगा ही नहीं किसी सूरत, इतना एविडेंस जमा किया। और जब कोर्ट में जाते हैं तो वो क्या होता है, हरी हो जाता है। इस मुल्क में अरबों खरबों की चोरी होती है। कोटेकना के केस के अंदर वहां की फर्म को सजा हो जाती है, और जिसने यहां रिश्वत ली है उसको पाकिस्तान ट्रेस नहीं कर सकता। और जब उसका केस चल रहा होता है तो वो कहते हैं फिर परसू नहीं करना, हमने खत ही लिखना। तो आप क्या कहेंगे उस इदारे को? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को बदल कर दिया, क्या करेंगे आप? आप खामोशी से बैठे रहे कि जी ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, हम हम्बलनेस होनी चाहिए, हमें हाथ जोड़ के बात करनी चाहिए कि आप मेरे मुल्क का बेड़ागर्क करते रहिए। मैं खामोश बैठा रहा हूं। ये एहतसाब के इस अमल को अपने घर से भी तो शुरू किया जा सकता है ना। खान साहब की माजी की बातों से मुताल्लिक मैं तो खुद से एहतसाब शुरू करूंगा। ये अनगिनत स्कैंडल्स आपके दौर में आए, उनमें से अब तक कितनों का एहतसाब हो गया? किसी वजीर का नाम एक स्कैंडल में आता है, वक्ती तौर पर उसको हटा के दूसरी जिम्मेदारी दे दी जाती है। अरबाब साहब बताइए, पहले आज तक कभी किसी इंडस्ट्री को जो शुगर को ऊपर पेनल्टी लगी है, लगी 70 साल की तारीख में इस मुल्क, और अभी तो सिर्फ एक हिस्सा मुकम्मल हुआ है। अभी तो कंपटीशन कमीशन को, ये तो SCCP ने लगाई है, कंपटीशन कमीशन की इंक्वायरी अभी भी चल रही है, FBR की इंक्वायरी अभी भी चल रही है उसके ऊपर। बता देना माजी में कभी हुआ, बताए, चैलेंज कर रहा हूँ आपको। आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अब ये ज़ाहिर है, ये इंक्वायरीज भी ज़ाहिर है ये सालों चलती रहेंगी। इन इंक्वायरीज का भी एक टाइम फ्रेम होना चाहिए, एक मखसूस टाइम में इनका रिजल्ट सामने आना चाहिए। वो डेट्स पर डेट, समातों पर समाते हैं। जो हमारा जुडिशल सिस्टम का हाल है वो इन इंक्वायरीज का भी हाल है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, यहाँ पर मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, वापस आएंगे फिर मजीद गुफ्तगू करेंगे।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस वक्त मौजूद बहस बनी हुई है। इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात अपनी जगह पर मौजूद हैं। हुकूमत इल्ज़ामात लगा रही है, उन एतराज़ात को दूर नहीं कर रही। अब कोशिश करते हैं इस सेगमेंट में जानने की कि हुकूमत इन एतराज़ात को दूर करेगी या फिर इन एतराज़ात के होते हुए ही असम्बली से इस मशीन को पास करवा के और फिर अगले इलेक्शन इसके तहत करवाए जाएंगे, क्योंकि बाबर अवान इससे पहले कह चुके हैं कि अगले इलेक्शन इसी निज़ाम के तहत होंगे। तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अफजल साहब, ये इसमें कितने जेन्युइन ऑब्जेक्शंस आप समझते हैं जो इलेक्शन कमीशन ने उठाए? हुकूमत कह रही है कि इसमें 27 तो उनकी अपनी कैपेसिटी कैपेबिलिटी से, उनके अपने काम करने के तरीक़ेकार से मुताल्लिक हैं। आप क्या समझते हैं इस पर? अरबाब साहब, एक बात सुन लें, ये वो काम है जो इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन मुझे मालूम नहीं कि जब हमने इसको सरदारी साहब के हुकूमत के बाद एक नई हुकूमत आती है, उस वक्त तक इलेक्शन कमीशन में एक बहुत बड़ा IT विंग बना, जिसमें डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर्स, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर्स, पूरे पाकिस्तान में इस वक्त करोड़ों का बजट है। हमने IT इसलिए कि देखिए, वक्त के साथ साथ आपने अपने आप को डेवलप करना होता है, और ये तमाम चीजें जो आज हुकूमत अफजल साहब, ये IT विंग क्यों बनाया गया था? इसका मकसद क्या था? यार मेरी बात सुन लेना अरबाब साहब, अगर आप समझना चाहते हैं। अच्छा। बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने ये नुमाइश इन मशीनों की इलेक्शन कमीशन ने की थी, जो कॉमसेट ने बना के दी थी, जो एक्स चेयरमैन नादरा सलीम, ब्रिगेडियर सलीम मुहीन ने, और काफी एक मशीनें लोकल मैन्युफैक्चर के सब ने देखी थी, पॉलिटिकल पार्टीज ने देखी थी, इलेक्शन कमीशन के तमाम मेंबरान ने देखी थी। हमने असेंबली को, शोरा इमाम कमेटी को और दूसरी कमेटियां जिनके साथ हम इलेक्शन रिफॉर्म्स कर रहे थे, तो इसमें तो हम सब एग्री थे। आज जी अफजल साहब का कनेक्शन गालिबन मुनक़ता हो गया, इनको रिकनेक्ट हम करते हैं। तो शैला साहब, ये चलें जी अफजल साहब आ गए। जी अफजल साहब, कंप्लीट कर लीजिएगा। बात यह है कि देखें, जो हमने खुद रिकमेंड किया था गवर्नमेंट को कि इसको किया जाए, ये तो फैसला हो चुका था कि ये मशीन आनी है। असली बात ये थी कि कब आनी है। अब गवर्नमेंट विलिंग है कि उसके लिए फंड्स और तमाम चीजों के लिए, और मैं आपको बता दूं कि इसको 6 महीने से ज्यादा नहीं लगते। अफजल साहब, दरमियान में थोड़ा सा आपका कनेक्शन चूंकि मुनक़ता हो गया था, ये बता दिया कि ये जरदारी साहब की आप बात कर रहे हैं कि वो एग्री थे, पीपल्स पार्टी की हुकूमत एग्री थी कि ये मशीन आनी है, सिर्फ ये तय करना, वक्त का तयन करना बाकी था कि कब आनी है। बिल्कुल एग्री थे। आखिरी मीटिंग में जो हमारी हुई थी, उसमें ये खुर्शीद शाह साहब तशरीफ लाए थे, और उन्होंने कहा था कि इसमें एक चीज का इजाफा करें कि जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी हो, और उसके साथ पेपर ट्रेल का जो बात है, ये पिछले अभी शैला साहब ने बिल्कुल सही बताया, ये इसमें एक वीकनेस थी कि उसमें नजर जो नहीं आता था, इसलिए कि जो इलेक्ट्रॉनिक वो होती है काउंटिंग, तो उसमें तो आपको नजर नहीं आता। तो उसके साथ अब अमेरिका में भी और भारत में भी VVPAT, वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रायल का अफजल साहब, ये उस वक्त वाली मशीन और ये अभी वाली मशीन ये बिल्कुल सेम है, इसमें कहीं कोई तब्दीली तो नहीं इस हुकूमत ने की है, ये कह रहे हैं आप? वो मशीन और ये मशीन बिल्कुल एक जैसी है। इसमें एक तब्दीली है, इसमें एक तब्दीली है कि बंदा इसमें से वोट लेके फिर खुद डब्बे में डालता है। पिछली जो मशीन थी हमारे जमाने में, उसमें वोट की पर्ची उसी के मशीन के अंदर ही पड़ जाती थी। अच्छा। ताकि अगर कभी कोई डिस्प्यूट हो तो सबूत हो, अदरवाइज। अफजल साहब, बस मुख्तसरन ये भी बता दिएगा फिर उस मशीन पर ऑब्जेक्शन क्या आया था, क्यों वो आ नहीं सकी, वो वक्त का तयन क्यों नहीं हो सका, किस वक्त आनी है? सिर्फ फंड्स की बात थी, और ये भी कोई महंगी चीज नहीं है। अभी जो इन्होंने बनाई है, ये तो बड़ी लंबी, और हकीकतन इसकी सिंपल मशीन वही पुराने जमाने वाले में जो हमने बनाई थी वो ज्यादा बेहतर है, उस पर कास्ट कम आता है, और उसमें ठीक है, चलें, सिर्फ कॉस्टिंग इशू की वजह से फिर ये मशीन नहीं आ सकी थी। बहुत शुक्रिया अफजल खान साहब आपका। तो शैला साहबा, ये पीपल्स पार्टी के दौर में तो यही थी, और इसमें कहीं कोई तब्दीली भी नहीं की गई, बल्कि सिर्फ एक अच्छी तब्दीली है कि वोट की पर्ची अब खुद बैलेट बॉक्स में वोटर डालेगा। तो फिर इस पर पीपल्स पार्टी को क्यों एतराज़ है? बात पीपल्स पार्टी के एतराज़ की तो बिल्कुल भी नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के जो एतराज़ात हैं, आप उनको जो है रिज़ॉल्व कर दें और उसको कर दें। हम में से, अब हमें नहीं कह रही, एक न्यूट्रल आदमी कह रहा है कि ना सिर्फ ये हुआ था, और अगर कोई अच्छा प्रोग्राम हम आगे करेंगे
तो उसमें हमने बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो हैं उनके इलेक्शन पर, उनके वोटिंग पर भी जो है अप्रूवल सदर की मौजूद है। सिर्फ क्योंकि ये एक आइनी तरमीम के साथ होगा तो उसकी वजह से भी वो रुक गई थी, क्योंकि हम 126 नेशनल असेंबली में मेंबर थे 344 के अवान में, तो हमारे लिए हर चीज़ इतनी स्मूथ नहीं थी। और मैंने कहा कि कंवर दिलशाद साहब का एक ग्रुप जो था वो भारत गया था और खामियां तलाश करके लाया था। हम रिसर्च बेस्ड करते, अगर उस वक्त इलेक्शन कमीशन मुतमईन नहीं था तो, और हमारा दौर भी ख़त्म हो रहा था, तो इसमें बहस की क्या बात है, हमें खामियां ख़त्म करनी है ना। मैं तो अपने जो बड़े हैं उनको सुनती हूँ कि एतजाज़ साहब ये उस वक्त भाई उनको चाहिए और अफजल खान साहब ताकि है ना आपके अपने ज़्यादा दौर से की बात बता ज़्यादा रहे थे, मुतमईन हो। तो उस वक्त तो कंसेंसस था। एक मिनट प्लीज़ प्लीज़ जी अच्छा जी कंप्लीट कर लें, चलिए। देखिए उस वक्त ख़त्म हो रही थी हुकूमत और जो है जाने का वक्त था, इस तरह कंसेंसस नहीं था, उसमें बड़े इलेक्शन कमीशन से एतराज़ आए थे। मैंने केरला का आपको एग्जाम्पल दिया। अब जो मैं बात कर रही हूँ वो बात ये है ही नहीं। मैंने एतजाज़ एहसन साहब को सुना, उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन को तो 7,000 एतराज़ करने चाहिए ताकि जो हमारी आवाम है निचली सतह पे, उनके भी जहन में अगर कोई सवाल है तो वो रिजॉल्व हो जाए। इसमें चिढ़ने की क्या बात है कि नहीं 7 सवाल को 37 बना दिया। और ये दूसरी बात ये है कि आपने आके सिस्टम में कौन से तीर मार लिए। आपने पहला काम ये करना था कि पार्टी फंडिंग केस को डिले करने के बजाय रियासत मदीना के दाई को अपने घर से एहतसाब शुरू करना चाहिए था। मेरे पार्टी के हेड जो हैं, जो सदर पाकिस्तान रहे, वो तो 11.5 साल जेल में रहे कि आओ भाई जो मुकदमा है इसे खोलो। ब्लैक प्रिंस का मुकदमा जो था वो दूसरे ममालिक में उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें ज़रदारी साहब नहीं हो सकते, ये आदमी ऑलरेडी स्मगलर है और इसमें जरदारी साहब का इसने नाम लिया है तो इसका इससे ताल्लुक़ नहीं है। इसमें नेकलेस केस में ज्वेलर आया बाहर और उसने कहा कि मैंने नाम ज़रूर सुना है लेकिन ये मोहतरमा ना मेरे पास आई ना मैंने देखा। फिर BMW केस जो था वो इतना घटिया केस था और सबसे आखिर में ख़त्म हुआ। फिर पैर पे बॉम्ब बांधने का केस था। 17 केसेस थे जिसमें मौत की भी सज़ा हो सकती थी। उसके बाद आप कहें उसमें यूँ हुआ तो यूँ हुआ तो यूँ हुआ। तो जेंटलमैन, दिस इज़ नॉट फेयर कि 11.5 साल आपने बग़ैर किसी कानून के एक आदमी को जेल में रखा, कुछ साबित नहीं हो सका और फिर वो सदर पाकिस्तान बना। तो और उसके बाद भी जो अब तक आप उसको लेके चल रहे हैं तो आप कुछ साबित नहीं कर सके। हमजा शहबाज की जमानत हो जाती है लेकिन जरदारी साहब बीमार हैं, उनको जाना पड़ता है। आइन में कई गुंजाइश नहीं है। जमानत होना ना होना वो तो सब जाहिर है, वो तो अदालती मामला है। एक मिनट, इस सूबे के जो केसेस हैं, एक मिनट प्लीज, कि इस सूबे के जो केसेस हैं वो कैपिटल में सुने जाएं, लेकिन हम कॉपरेट इसीलिए कर रहे हैं कि ऑल इज़ नॉट वेल। तो इसके बावजूद भी अगर आप सवाल करने वाले को धमकियां देंगे, गालियां देंगे, तो मेरे वालिद तो कहते थे बेटा क्लास में ही सारे सवाल करो, अच्छा स्टूडेंट क्वेश्चन रेस करता है। हमारी ब्रेन स्टॉर्मिंग होती थी यूनिवर्सिटी में कि क्वेश्चन रेस करने की अपने अंदर एबिलिटी करें। तो हुकूमत एक तरफ तो जो हैक हुई थी वेबसाइट हमारी अभी FBR की, उसके लिए कह रही है हमने अभी तक कोई अपॉइंट ही नहीं कर सके प्रोफेशनल जो इस चीज़ को गौर करे। और मशीन जो कि पहले वाली है जिसमें सिर्फ एक इजाफा हुआ है, उस पर अगर सवाल आ रहे हैं टेक्निकल तो धमकियां दे रही है। तो यहाँ पे किसी को एतराज़ नहीं है टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पे। असल बात यह है कि हमें जाहिल, इलेक्शन कमीशन भी जाहिल और अब तो जर्नलिस्ट भी जाहिल, तो और जो निकाले गए नौकरियों से लोग वो भी जाहिल। तो प्लीज़ आप हम जाहिलों के जो एतराज़ात हैं उनको आसानी से आराम से दूर कर दें कि ऐसा नहीं है, आप ये गलत समझ रहे हैं, ये यूँ है, ये इस तरह है, ये इस तरह है, तो बात खत्म हो जाएगी। धमकी देंगे तो पाकिस्तान को हम धमकी में तो आती नहीं। शहला साहब चलें फिरदौस साहब से पूछ लेते हैं कि सवालात हुकूमत को इनके जवाब देने या नहीं देने, एतराज़ दूर करने या नहीं करने। फिरदौस साहब, ये इन एतराज़ात के साथ ही आप चाह रहे हैं कि ये असम्बली से पास करा के और अगले इलेक्शन इसके तहत कराएं, या फिर अपोजिशन को, इलेक्शन कमीशन को, इस मुल्क के अवाम को मुतमईन करेंगे, चंद एक एतराज़ात तो दूर कर दें कम अज़ कम? बरादर मोहतरम और मेरी बहन
तो मुझे वो काफ़ी मोहतरम है। देखिए, जितने जायज़ एतराज़ात हैं, जब तक उनके जवाब नहीं होंगे सिस्टम कभी नहीं चलेगा। ये ऐसी वाली बात है कि इस वक्त पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के ऊपर धरने पे बैठे हुए हैं ना सब। आप इन सबसे पूछ ले कि आपने क्या पढ़ा है, अभी तो उसका ड्राफ्ट आया ही नहीं। जो आप हड़ताल किए बैठे, एक लीक न्यूज के ऊपर आपने पूरा अपना बताया हुआ है। किसी एक शख्स के पास पूरे मीडिया में, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, शैला रजा, कोई एक बता दे कि ये मुसवदा आया हुआ है, इसके आर्टिकल नंबर 37(4)(b) के अंदर ये लिखा हुआ है जो हम समझते हैं कि कतगन है और इसको नहीं कबूल करना चाहते। अभी तो कुछ आया ही नहीं है। तो फिरदौस साहब, यही तो सवाल है कि मुसव्विदा शेयर क्यों नहीं किया जा रहा? आप कम से कम मुसव्विदा लाएं, बैठें, साथ बैठकर बात हो तो पता चले ना। अरे भाई, हमने तो कह रहे कि मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी होनी चाहिए, उसके अंदर सोशल मीडिया होना चाहिए, उसके अंदर फेक न्यूज डालने वाले के लिए कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए और उसके अंदर सजा का अमाउंट इतना होना चाहिए मैक्सिमम। और फेक न्यूज की डेफिनेशन का तयन कौन करेगा फिरदौस साहब? वो जो कमेटी आप खुद बना रहे हैं, हुकूमती कमेटी करेगी? मेरे बरादर मोहतरम, हर बिल जो आता है उसके अंदर एक इनिशियल शुरू होता है डेफिनेशन से। उन डेफिनेशन में न्यूज भी डिफाइन हो जाएगी। जब वो आ जाए, आप सबर का दामन क्यों छोड़े बैठे हैं? सर, अब एक सेकंड फिरदौस साहब, ये आजम स्वाति साहब ने जो इल्जामात लगाए इलेक्शन कमीशन पर, अगर ये साबित नहीं कर पाते तो फिर ये, हमने तो खबर चलाई उन्होंने इल्जाम लगाया, ये फेक न्यूज के जुमरे में नहीं आएगा बगैर सबूत के किसी पर इल्जाम लगा देना? सर, मैं क्या करूं? मेरा ताल्लुक दीन इस्लाम से। मुझे अल्लाह मियां ने हुक्म दिया है कि सूरज को देखो, उसको मशरिक में डूबता देखो और मगरिब में डूबता देखो, मशरिक से तुलू होते देखो, चांद को घटता बढ़ता देखो। फिरदौस साहब, ये दीन इस्लाम में बोतान लगाने वाले की फिर सजा भी तजवीज की गई है ना हमारे दीन में। उससे समझ लो कि इस दुनिया में कोई निजाम है, कोई है वो हस्ती जो ये निजाम चला रही है। कहीं खुदा को देखा नहीं है, देखा नहीं है मैंने। उसके असरात को देख के बता सकता हूँ। फिरदौस साहब, बोतान की सजा भी हमारे दीन में तजवीज की गई है ना? ये बिल्कुल है, और सजा होनी चाहिए अगर बोतान हो। और अगर ये साबित हो कि गलत किस्म के इल्जामात लगाए गए, बेसलेस किस्म के आर्गुमेंट्स दिए इलेक्शन कमीशन में, तो उसके लिए सजा क्या होनी चाहिए? अगर उन्होंने मशीन को एनालाइज सही नहीं किया तो उसकी सजा क्या होनी चाहिए? कौम को गुमराह करने की सजा क्या होनी चाहिए? वो भी आप तजवीज़। ठीक है, बिल्कुल। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया फिरदौस शमीम नकवी साहब, शैला रजा साहब, मोहम्मद अफजल साहब भी थे। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डॉलर मुल्की सतह की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया है मुल्क की तारीख की। ये क्यों डॉलर की जो कीमत है वो थमने का नाम नहीं ले रही, इस पर गुफ्तगू होगी एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। समंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से तरसीलात ज़र की आमद का हुजूम 10 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँचने, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में इजाफे और माशी तरक्की के दावों के बावजूद आज पाकिस्तानी रुपए की कदर इतनी कम हो गई है कि इंटर बैंक में डॉलर पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया है और $1 90 पैसे महंगा होकर 168 रुपये 94 पैसे का हो चुका है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने के बाद से अब तक डॉलर 48 रुपये महंगा हुआ है। अगस्त 2018 में डॉलर 121 रुपये की सतह पर था, जो 2020 में 168 रुपये 43 पैसे की सतह पर पहुंच चुका था। फिर हुकूमत और स्टेट बैंक की मदाखलत के बाइस डॉलर 154 रुपये तक आया। ताहम मई 2021 से डॉलर एक बार फिर ऊपर जाना शुरू हुआ, जो आज 168 रुपये 94 पैसे और ओपन मार्केट में 169 रुपये 80 पैसे का हो गया है। तो 7 मई से अब तक डॉलर 17 रुपये 64 पैसे महंगा हो चुका है, यानी सिर्फ 4 माह के दौरान डॉलर 10.5% महंगा हुआ है, जिससे पाकिस्तान के बैरूनी कर्जों के बोझ में 2000 अरब रुपए का मजीद इजाफा हो गया है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मुल्की कर्जों में कमी लाने का वादा किया था, लेकिन इन 3 सालों में कर्जों में 60% यानी 14,907 अरब रुपए का इजाफा देखने में आया है।
और जून 2021 में पाकिस्तान का अंदरूनी और बैरूनी कर्जा 39,859 अरब रुपए पर पहुंच चुका था, जो मजमूई तौर पर मुल्क की पैदावार यानी जीडीपी का 83.5% है। तो डॉलर महंगा होने से जहां बैरूनी कर्जों के बोझ में इजाफा हो जाता है, वहीं दरामदी अशिया जिनमें पेट्रोलियम मसनूआत, खुर्नी तेल, दालें, खुश्क दूध, गाड़ियां और मोटरसाइकिलों के पार्ट्स और दीगर बरकी आलात हैं, इनके दाम भी मजीद बढ़ जाते हैं और महंगाई का एक नया तूफान आ जाता है। अब इसकी बुनियादी वजह है क्या? ये हुकूमत माशी तरक्की के दावे कर रही है लेकिन डॉलर है, इसकी वजह जानते हैं। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद साहब, ये आसान लफ्ज़ों में डॉलर के ऊपर जाने की और रुपए की बेकदरी की बुनियादी वजह है क्या? रेमिटेंसेज इस वक्त बढ़ रही हैं, हुकूमत एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड होने का दावा कर रही है और इसके अलावा माशी तरक्की के तमाम अशारिया हुकूमत बताती है मुस्बत समत में, फिर डॉलर क्यों ऊपर जा रहा है? नहीं, देखिए, पहले तो ये देख लें कि वाकई तमाम अशारिये मुस्बित हैं। आज जो पाकिस्तान की बरामदात हैं वो वही हैं जो 2011 में थी, और 2011 में हमारा जो डॉलर था वो 88 रुपीज़ का था और ये जो 154 रुपये का था जिस वजह साल ख़त्म हुआ। तो इतनी ज़बरदस्त कमी के बावजूद हमारी 10 बरसों में बरामदात नहीं बढ़ी और इसी मुद्दत में पाकिस्तान की जो बाहर से तरसीलात हैं उसमें 18 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, यही खराबी की जड़ है। दुनिया का मुझे कोई एक आप मुल्क बता दीजिए जिस मुल्क में रेमिटेंसेस ज़्यादा हों और बरामदात कम हों। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। आप भारत देख लीजिए, बांग्लादेश देख लीजिए, दूसरे ममालिक देख लीजिए। हम अब से 3 साल पहले तक हमारी बरामदात ज़्यादा होती थी, रेमिटेंसेस कम। यही जड़ है खराबी की। अब मैं आपसे बता दूँ, स्टेट बैंक ने 3 वर्षों में कम से कम 100 टाइम्स कहा है कि ये जो तरसीलात आ रही हैं ये कारकुनों की तरसीलात हैं, ये लेबर्स की तरसीलात हैं। अच्छा। हालांकि देखिए, ये जो तरसीलात आ रही हैं बड़े बड़े अमाउंट्स की ज़्यादा हैं। अगर 3 सालों में 74 अरब डॉलर की तरसीलात आई हैं पाकिस्तान में, जो रिकॉर्ड है, और पिछले साल की इसी मुद्दत से 15 अरब डॉलर ज़्यादा हैं, तो अगर ये 74 अरब डॉलर यहाँ आके रुक जाते तो फिर इसका तो मईशत में इम्पैक्ट आना चाहिए था। अब हुआ ये था कि इसमें कारकुनों की तरसीलात हैं 14 अरब डॉलर, बाकी बड़े बड़े अमाउंट की तरसीलात हैं। कारकुन तो बेचारे $500 महीने का भेजते हैं, $600 महीने का भेजते हैं। ये बड़ी बड़े अमाउंट की तरसीलात हैं और ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 111(4) के तहत है, जिसमें से कि पाकिस्तान से बाहर पैसा जाता है हुंडी से हवाले से, वो नाजायज़ पैसा होता है। वो जब पाकिस्तान वापस आता है रेमिटेंस के जरिए तो 111(4) के तहत स्टेट बैंक के अलावा कोई पूछ नहीं सकता। तो आजकल दुनिया में सख्ती है। आपने देखा कि हमने कमिट किया IMF से कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करके अपनी जो है वो टैक्सेस बढ़ाएंगे। तो ये सिलसिला बढ़ा है कि पैसे बाहर जाके वापस आ रहे हैं। क्वेश्चन कोई पूछ नहीं सकता, ना ISI पूछ सकता, ना FI। तो जैसे मैंने कहा, दुनिया वाहिद मुल्क जहाँ तरसीलात बढ़ी हैं, इसमें टैक्सों की मद में कई 100 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। एक फिगर मैं आपको दे दूँ, सुप्रीम कोर्ट में ये बताया गया था कि एक साल में अगर पाकिस्तान में 19.9 बिलियन डॉलर यानी अगर 20 अरब डॉलर की तरसीलात आई तो कानूनी तरीके से 20 अरब डॉलर पाकिस्तान से 15 अरब डॉलर बाहर चले गए। अब देखिए, गौर करने की बात है, इस पर हुकूमत को 20 अरब डॉलर रेमिटेंसेज आई जिसमें आपको टैक्सों का भी नुकसान हुआ और 15 अरब डॉलर तो कानूनी तरीके से बाहर चले गए। तो शाहिद साहब, ये जो सूरत-ए-हाल आप बयान कर रहे हैं, पिछले 4 महीने से ये डॉलर 10.5% बढ़ चुका है, इसमें 17 रुपये इजाफा हो गया। तो ये अगले 4 महीने ये मजीद बढ़ेगा या इस सिचुएशन में हुकूमत कहीं इसको स्टेबल करने की पोजीशन में है? देखिए, हुकूमत यकीनन पोजीशन में है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत के हाथ में नहीं है, ये हाथ में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के, और इसमें हुकूमत इंटरफेयर नहीं कर सकती। अभी आपने जो फिगर्स बताई तो वो बड़ी आम थी, लेकिन उससे कंक्लूजन देखना है। आप ये देखिए कि जो पिछले 4 महीने में अचानक बड़ी तेज़ रफ्तारी से गिर गया तो ये क्यों हुआ है? इसलिए कि जो तिजारती खसारा आपका है 2 महीने में 3 गुना बढ़ा है। यानी अगर आप ये देखिए 14 महीने में 38 बिलियन डॉलर्स का अगर आपको ट्रेड डेफिसिट हुआ तो उसमें से जो है वो 11.5 अरब डॉलर बढ़े हैं पिछले साल की इसी मुद्दत से। ये क्यों हो रहा है? इसलिए कि स्टेट बैंक ने, बड़ी अजीब बात है जो मुझे समझ से बालातर है, डिस्काउंट रेट जो है वो अफरात ज़र की शरह से नीचे है और मनफी शरह से तो स्टेट बैंक कहता है। इसमें इंपोर्ट्स का कितना किरदार है? क्योंकि ये हुकूमत जब से आई थी हमेशा इंपोर्ट्स के खिलाफ और एक्सपोर्ट्स के हक में थी कि अपनी एक्सपोर्ट्स हमें बढ़ानी चाहिए। तो ये इंपोर्ट बढ़ने से भी इसमें कोई फ़र्क पड़ा है इस फिगर पर? बिलाशुबा मैं आपसे वही अर्ज़ कर रहा था कि अभी देखिए, जब आप ये सस्ते शरह सूद पे कई 100 अरब रुपए के कर्जे दे देंगे, इसलिए कि डिस्काउंट रेट माइनस में है आपका,
तो जब कई सौ अरब रुपए के लोगों ने कर्जे ले लिए, उसमें से वो डॉलर भी खरीद रहे हैं, गाड़ियां भी खरीद रहे हैं, तो और इम्पोर्ट्स भी बेतहाशा कर रहे हैं, जिसमें गैर ज़रूरी इम्पोर्ट्स भी हैं। और आपका हुकूमत को फ़ायदा हो रहा है कि इम्पोर्ट्स की वजह से रुपया गिरता है तो उनके टैक्सेस बढ़ जाते हैं, तो हुकूमत कहती है हमने टैक्सों की वसूली बढ़ गई, लेकिन अंदर से हम खोखले हो रहे हैं। अब जब तक आप अपने इम्पोर्ट्स को डिस्करेज नहीं करेंगे और एक्सपोर्ट को नहीं बढ़ाएंगे, अब मैं आपको एक फिगर दे दूँ, पिछले 3 वर्ष में हमारी जो बरामदात बढ़ी हैं 2 अरब डॉलर बढ़ी हैं, सिर्फ रुपए की कदर गिरने के बावजूद, लेकिन रेमिटेंसेस 9.5 अरब डॉलर बढ़ गई। हालांकि बढ़नी चाहिए आपकी बरामदात, उसी से रोजगार मिलेगा। और ये जो रेमिटेंसेस हैं ये 70% जो हैं वो 4 ही मुल्कों से हैं, और इसमें FATF भी कल को तंग करेगा। तो ये जो आपने बताई वही है हक कि आप अपने बरामदात पर कंसंट्रेट करें। तो शायद साहब इसका मतलब कि हकीकत कुछ और हुकूमत आदाद शुमार के हेर फेर में उलझा रही थी। अब कल जब सदर साहब तकरीर कर रहे थे पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से, तो उन्होंने बताया पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इस वक्त एशिया में पहली और दुनिया में 4थे नंबर पर है। पहले वो एमर्जिंग लिस्ट में थी, अब उसको फ्रंटियर लिस्ट में डाल दिया। तो ये इसका एक, अगर ये वाकई है भी, पहले तो आप बताइएगा कि ये किस तरह से है, और अगर है भी तो इसका एक आम आदमी को क्या फ़ायदा हो रहा है? कितने लोग ऐसे हैं जिनका रोज़गार स्टॉक एक्सचेंज से वाबस्ता है? नहीं, देखिए इसमें 2 पहलू हैं। पहले मैं आपको बड़ा वाज़ेह कर दूँ, सदर पाकिस्तान जो है वो वफाक की अलामत है, और पाकिस्तान में जो तकरीर वो करते हैं रिवायती तौर पर वो हुकूमत लिख के देती है, वो उसको उसके मुताबिक तकरीर करते हैं, ये तो मैं आपको बता दूँ। लेकिन मैं आपको जो अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की अगर पब्लिश्ड रिपोर्ट है, पब्लिश्ड रिपोर्ट कि जनाब पाकिस्तान में हमने टैक्सों की वसूली हदफ से ज़्यादा कर ली 2021 में, हालांकि हकीकत ये हदफ से 230 अरब रुपए कम है। तो जब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की अगर बजट स्पीच में ये लिख दिया, सॉरी अपनी रिपोर्ट में, तो फिर अगर तो वहाँ से ही फिगर कोट की जाएगी। अब स्टॉक एक्सचेंज का मसला ये है कि 2.4 अरब डॉलर की तरसीलात आई हैं। और शायद साहब ये गलत फिगर जब कोट किए जाते हैं तो कहीं कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि इसको काउंटर चेक किया जा सके, इसको वेरीफाई किया जा सके? नहीं, वेरीफाइड तो है ना, जैसे मैंने आपसे बताया, आप वेरीफाई कर लीजिए। पाकिस्तान का जब बजट अप्रूव हुआ था पार्लियामेंट में, उसमें ये लिखा था कि टैक्सों की वसूली का हदफ है 4,963 अरब रुपया, ये लिखा हुआ है, बजट ने अप्रूव किया। आपने हासिल किया 4,730 अरब रुपया। अब बजट अप्रूव्ड है, तो फिर ये रिपोर्ट में हदफ से ज्यादा क्यों लिख रहे हैं? फिर ये मैंने आपसे वही कहा कि जब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अगर रिपोर्ट में दानिस्ता गलती करती है तो ये तो फिर आप पकड़ेंगे ना, मैं तो पकड़ता रहता हूँ। मैंने तो 1 दर्जन दफा कहा है कि भाई ये इसको गलती कहेंगे या बददियानती कहेंगे इसको? इसमें जानबूझ के कर रहे हैं, जानबूझ के कर रहे हैं। फिर दूसरी बात ये कि आप समझें, मेरी गुजारिश समझें, आपने तो बजट बनाया था वो 153 रुपए फी डॉलर पर बनाया था, अब ये 170 पर आ रहा है, तो बजट तो आपका खत्म हो गया ना। अब आप क्या बात कर रहे हैं महंगाई की? दूसरा ये था कि बजट में तो ये लिखा था कि 570 अरब रुपया सूबे फाजिल देंगे, अखराजात रोक लेंगे अपने पैसे की, ताकि हमारा बजट खसारा कंट्रोल हो। पंजाब ने भी नहीं किया, तो सिंध ने तो वैसे ही नहीं करना था, तो KP ने भी नहीं किया, तो 555 अरब रुपए का झटका लग गया। 153 रुपए का जो डॉलर का था वो भी और ये भी। तो मेरा आपसे अर्ज करने का मकसद ये है कि ये जो आदाद शुमार का खेल है, हमारे यहाँ उनको कन्फ्रंट नहीं किया जा रहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस जब वो करते हैं और कहते हैं हम IMF के साथ डट के खड़े हो जाएंगे, तो मुझे बताइए IMF आपको कर्जे दे रहा है, आप कैसे? और शायद साहब आखिर में बस ये इस तरह ये डॉलर ऊपर जा रहा है, इसी तरह फिर ये महंगाई भी इसी तरह से ऊपर जाती रहेगी, क्योंकि इस हुकूमत के कंट्रोल में तो नहीं आ रही। मुख्तसरन अगर आप जरा इस पर कमेंट कर दीजिएगा। आपका 60 अरब डॉलर का जब इम्पोर्ट है, उसकी पाकिस्तानी रुपीज़ में कीमत बढ़ेगी, उस पर हुकूमत के टैक्सेस बढ़ेंगे, कस्टम ड्यूटी बढ़ेगी, सेल्स टैक्स बढ़ेगा, फिर पेट्रोल बढ़ेगा, उसके बाद जो खाने पीने की अशिया आप मंगा रहे हैं वो बढ़ेंगी, फिर अभी इंटरेस्ट रेट आपका बढ़ना है, उसके बाद जो है ना आपको ये सारी चीज़ें जब बढ़ेंगी, और आलमी मंडी में तेल की कीमत के अलावा जो चीज़ें आप इंपोर्ट करते हैं वो भी बढ़ेंगी, तो महंगाई तो बढ़नी है। अगर कोई ये दावा करता है स्टेट बैंक को या मिनिस्टर, वो गलत कह रहे हैं। कौम के सामने तस्लीम करेंगे कि भाई ये हमारी मजबूरियां हैं, ये खराबियां हैं, अब ये हल है। उसके बजाय आप कहेंगे कि कोई मसला ही नहीं है, कोई गुर्बत ही नहीं है, कहीं पर कोई जो है बेरोजगारी नहीं है, हमारे यहाँ तो भूख नहीं है, हमारे अफलास नहीं है, तो ये मसले का हल नहीं है। आप मसले का हल वही है जो इमरान खान साहब ने इंतखाबात से पहले 10 नुकाती हिकमत अमली दी थी, वो वाहिद हल है। उसमें यह था कि 100 डेज के अंदर इंसाफ पर मबनी टैक्सों की पॉलिसी होगी, मईशत दस्तावेजी होगी, कोई टैक्स एमनेस्टी स्कीम नहीं आएगी, सर्कुलर डेट जो है वो ख़त्म किया जाएगा,
तवानाई के अंदर जो है ये वो हिकमत अमली थी जिसपे 100% इनहराफ हो सही, गया। लेकिन जाहिर है शायद अब यही तो सवाल है कि इस हिकमत अमली पर क्यों अमल नहीं हुआ और क्यों कौन सी वो रुकावटें पैदा हुई कि हुकूमत उस मंशूर पर अमल नहीं कर सकी। अशराफिया की मईशत, जी, अशराफिया की मईशत, उनकी कैबिनेट भी तैयार नहीं है जिनको उन्होंने खुद लिया है, उनके जो अनइलेक्टेड मेंबर्स हैं वो भी तैयार नहीं सही। है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे माशियात हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि आने वाले दिन मजीद बढ़ सकती है और इस डॉलर को कंट्रोल करना भी हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।